everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, today it is the part 2 of chapter Refraction class 10th ICSE Physics. तो आज की वीडियो में जो मेन टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर उनमें से सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू के साइन से जिसे हम डिनोट करेंगे एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हम कोई भी मीडियम में स्पीड की बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं वैक्यूम में। हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जितनी वैक्यूम में होती है उतनी ही होती है एयर में। ठीक है, इसलिए इसकी भी क्या होगी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब अगर हम किसी भी एक चीज की बात करें, या तो वैक्यूम की या एयर की, तो हम स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करेंगे बाय हमारा v। ठीक है, सो इट विल बी डिनोटेड बाय v, या आपकी अगर कई बुक्स में c लिखा होगा, आपको बस इतना याद रखना किसको किससे डिनोट किया। तो c मानते हैं आर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर जो भी होगी उसे हम कहेंगे c। ठीक है, अब अगर ये देखो स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि मैक्सिमम है इतनी, मतलब बाकी कोई भी और मीडियम ले लेंगे तो वो उसमें लेस ही होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कोई भी मीडियम की बात करें इज लेस देन दैट इन एयर, मतलब एयर से कम ही होगी, चाहे कौन सा मर्जी मीडियम ले लो, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, डायमंड ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to the speed of light in medium to the speed of light in vacuum। ठीक है, हम कहेंगे अब देखो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से निकालते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था अगर हम ये ले रहे हैं तो ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is this। तो वैसे ही अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to वैक्यूम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी मीडियम रहेगा। ठीक है, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो हमने with respect to वैक्यूम लिया है या एयर लिया है उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी डिफाइन। तो जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या डिफाइन पढ़ी थी, दैट इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वैसे ही अगर एब्सोल्यूट वाली की बात करें, क्योंकि हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो वाली डेफिनेशन नहीं लिखते क्योंकि वो एक लॉ है और लॉ अलग लॉ का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो कि आपकी डिफाइन यहाँ पे होनी चाहिए दैट इज द एब्सोल्यूट refractive index is the ratio of speed of light, क्योंकि हम लाइट की स्पीड के हिसाब से ले रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वाली ले रहे हैं, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन एयर। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी चीज का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जिसे हम C ओवर V भी कहते हैं। ठीक है, तो मीडियम वाले को हम V से डिनोट करेंगे और जो हमारा वैक्यूम वाला होगा वी विल बी डिनोटिंग दैट विद C। अब आगे आए तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम is always less than 1, always more than 1, not less than 1. It cannot be less than 1. It is either equal to 1 or more than 1, never less than 1. अब इसका रीजन why the refractive index of a transparent medium always more than 1, because the speed of light in vacuum is the fastest. The speed of light in vacuum is greater than in any medium. जो speed of light है vacuum में वो सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड नहीं है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा। या इसे हम ये भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कोई भी मीडियम की बात करें तो वो वैक्यूम वाले से कम होगा। अब क्वेश्चंस आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक्स में दिया होगा मेजरली मोस्टली। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट? अब स्टेटमेंट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of diamond is 2.41। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 2.41। तो वो कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट, तो हम क्या मानेंगे? द स्टेटमेंट मीन्स अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने क्या किया था, स्पीड के बारे में बात की थी ना, तो means that speed of light in जो भी मीडियम दिया हुआ है डायमंड is कितना लिखा 2.41 टाइम्स, एक वर्ड डालना है टाइम्स, लेस देन दैट इन एयर। और अगर ही आप यहाँ पे पहले एयर लिख रहे हो बाद में लिख रहे हो लाइट मीडियम हमारा डायमंड, तो इसमें एक तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, यहाँ पे मैंने एयर कर दिया, यहाँ पे डायमंड हो गया, और क्या चेंज आएगा कि यहाँ पे लेस की जगह मोर हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से या डायमंड को ऊपर रख के या हमारे एयर को वैक्यूम को ऊपर रख के कर सकते हो, लेकिन लेस मोर का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात करने वाले। जो अब हमने पढ़ा था कि जब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह की बात होगी तो ऊपर इंसिडेंस है नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पे मैंने म्यू का साइन लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन, अब यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 1 ले रही हूँ। अब यहाँ पे लिखा क्या है, हम इसको बोलेंगे कैसे? बोलेंगे पहले ये वाला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, लेकिन जब लिखने में फॉर्मूला लिखने की बात आएगी तो लिखना पहले ये वाला ही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2। ठीक है, पहले बोलना ये वाला है लेकिन लिखना ये वाला है। वैसे ही अगर मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ एयर एंड ग्लास, ये ए एंड जी, तो इसको मैं बोलूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन लिखूंगी मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो क्या करना है, बोलना पहले ये वाला है फिर ये वाला है, लेकिन लिखने वक्त सीधा लिखना है इधर से स्टार्ट होके। ठीक है, अब इसकी जो छोटी सी डेरिवेशन है वो देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में भी काम आ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो डेरिवेशन देखते हैं कैसे बना, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बना। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास म्यू का साइन है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। अब ये क्या होगा, इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब आप कहोगे यहाँ पे रिवर्सिबल क्यों आया, हमने तो स्पीड में सेम किया। तो एक बात रहेगी, अगर तो इन टर्म्स ऑफ स्पीड की बात है तो बोलना उल्टा है, लिखना सीधा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात हो रही है तो बोलना भी उल्टा है, लिखना भी उल्टा है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो 2/1 हो गया। अब ये कैसे बनेगा, ये इक्वेशन को हमने प्रूव करना है कि ये कैसे बना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/1 कैसे बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हमने तो स्पीड में पढ़ा था 1/2 आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 2/1 कैसे बन रहा है उसे हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, म्यू को हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इसको क्या होगा, इसमें क्या लेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे v1 हमारी स्पीड ऑफ मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम 2, फिर v1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, c हमारा वैक्यूम में और अपॉन v1, वैसे c हमारा वैक्यूम वाला और अपॉन v2। अब सिंपली जब इसे हम खोल के लिखेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, अपॉन v1 ओवर c अपॉन v2। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, c इंटू, देखो c अपॉन v1 ऐसे ही रहेगा, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ रहा है तो v2 अपॉन c आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसे रहेगा, तो इसको यहाँ पे डिवाइडिंग बन रहा है। अब c अपॉन v2 क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, c अपॉन v1 क्या हुआ, हाँ इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इससे हमने प्रूफ किया कि यहाँ पे जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में बात करेंगे तो लिखना भी उल्टा ही है। दिस इज द डेरिवेशन, इसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 बोथ आर सेम, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी सेम रहेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। तो देखो एक यहाँ पे एक चार्ट है छोटा सा, ये देखो सबसे पहले हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर स्पीड पे फर्क पड़ा तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पाथ ऑफ लाइट पे फर्क पड़ेगा, पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब पाथ पे डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा तो क्या होगी, रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर ये पॉइंट ही सेम हो जाएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम रहेगा तो स्पीड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो कांस्टेंट स्पीड पे कोई पाथ चेंज नहीं होगा, द रे विल पास अनडेविएटेडली। इसलिए
यहाँ पे हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं होगी, इवन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट जीरो। आगे हमने पढ़ा था कि रे पास अनडेविएटेडली तब करेगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो ना भी हो फिर भी रे अनडेविएटेडली रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों जो मीडियम्स हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब बात करेंगे वेवलेंथ का एक रिलेशनशिप है। सबसे पहले बात करते हैं उससे पहले वेवलेंथ का किसके साथ रिलेशनशिप पढ़ेंगे, दैट इज टू मीडियम्स के साथ। दोनों मीडियम्स के बारे में बात करेंगे कि दो मीडियम्स में वेवलेंथ कैसे फर्क डाल रही है। ठीक है, so this is an important topic, relationship of wavelength in two mediums। अब the ray of light फ्रीक्वेंसी हमने मान ली f। ठीक है, सबसे पहले मानते हैं कि एक रे आ रही है लाइट की, जस्ट लाइक दिस। इसकी जो है फ्रीक्वेंसी दैट इज f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा, हमारा सिंबल। ठीक है, लैम्डा। अब ये जो इसी स्पीड से आ रही है और ये आ एयर से रही है। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी इसकी, c स्पीड हो गई हमारी। अब जब ये c स्पीड से आ रही है तो एक ये मीडियम में एंटर कर रही है ऑब्लिकली स्ट्राइकिंग आफ्टर द सरफेस, जहां पे एक सेकंड या जहां पे जो इसकी स्पीड अब हो गई है मीडियम में दैट इज v1। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई है उसकी v1, और जो फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज रहेगी क्योंकि मीडियम चेंज हुआ लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है वो f की f ही रहेगी, बट वेवलेंथ में तो फर्क आएगा क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज होती है। तो इसमें क्या होगा, वेवलेंथ जो है वो लैम्डा डैश बन जाएगी, लैम्डा डैश बन जाएगी। इतना समझो, स्पीड ऑफ लाइट, देखो एक रे आ रही है, यहाँ पे हमारे दो मीडियम है, लेट्स जस्ट इमेजिन ये एयर है ये वाटर है, यहाँ से एक लाइट की रे आई। ठीक है, यहाँ पे ऊपर फ्रीक्वेंसी थी इसकी f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी f थी, इसकी वेवलेंथ बात करें तो लैम्डा थी, इसका जो स्पीड थी एयर में दैट वाज c। और अब जब यहाँ पे एंटर हुई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो f ही रह रही है, इसकी जो स्पीड थी वो हो गई है v1, और इसकी जो हमारी वेवलेंथ थी दैट इज लैम्डा डैश, क्योंकि मैं पहले वाला नहीं पता। अब नॉर्मल ऊपर वाले के हिसाब से देखें तो f का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो ऊपर के लिए f का फॉर्मूला आएगा c अपॉन लैम्डा। अब नीचे के लिए क्या आएगा, f इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, पिछला वाला टॉपिक यहाँ पे लगेगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, दोनों फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर ले तो f इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, f इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्डा। इससे क्या बना हमारा, c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, यहाँ तक समझ आया तो इजी हो जाएगा। फिर अब ये जो लैम्डा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये लैम्डा यहाँ से हटके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो देखो v अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा, अब ये वाला जो लैम्डा डैश है ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो c लैम्डा डैश इज इक्वल टू v1 अपॉन v1 इंटू लैम्डा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से c को हम नीचे ले आएंगे तो लैम्डा डैश, क्योंकि हमने लैम्डा डैश की वैल्यू निकाली, वेवलेंथ की वैल्यू निकाली, तो c हो गया v1 अपॉन c इंटू लैम्डा जो मेन था। अब ये v1, अब देखो इसको हम करेंगे उल्टा, इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकेट। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारा c
देखो सिंपली देखें तो जो C/V होता है दैट इज फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे क्या है हमारे पास V/C है, तो क्या बन गया 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लैम्डा। तो लैम्डा डैश क्या हो गया, लैम्डा डैश की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, तो हमारी डेरिवेशन भी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे फिर से एक क्विक रिवीजन, वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ता है, अगर तो रेयरर टू डेंसर जाती है, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसलिए जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज होती है। लेकिन डेंसर टू रेयरर जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए जो वेवलेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ तक हमारे देखो हमने रिलेशनशिप देखा लैम्डा डैश और लैम्डा का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फैक्टर्स। अब यहाँ पे कई तरीके के फैक्टर्स है। सबसे पहला आएगा नेचर ऑफ मीडियम, कि नेचर कैसा है मीडियम का जिसमें वो है। ठीक है, नंबर 2 विल बी फिजिकल कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर हो गया। ठीक है, एंड नंबर 3 विल बी वेवलेंथ एंड या और कलर ऑफ लाइट। ठीक है, अब पहले बात करेंगे नेचर ऑफ मीडियम की। तो अगर तो मीडियम में लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होगा, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे कैसे हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप समझो एज डेंसिटी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब रेयरर टू डेंसर मूव करते हैं, डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए जितनी लाइट डिक्रीज होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने मानना है डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1/q इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, वैसे फिजिकल कंडीशन देखो, टेम्परेचर की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। अगर तो तुम टेम्परेचर किसी चीज का इंक्रीज कर दोगे तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में चीजें जमनी शुरू हो जाती है तो उनकी डेंसिटी जो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब उसे हम गर्म करते हैं तो पतला होना शुरू हो जाता है, उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर जाती है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। लेकिन टेम्परेचर और स्पीड का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जल्दी जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट भी इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर और स्पीड का डायरेक्ट है, लेकिन टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स है। अब कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सारे कलर्स की सेम है अगर वैक्यूम की बात करें, लेकिन डिफरेंट कलर हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, अब एक यहाँ पे वर्ड याद रखेंगे, विबग्योर। दिस वर्ड विल हेल्प यू थ्रू आउट द चैप्टर, पूरे चैप्टर में काम आएगा। अगर तो आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब इसका मतलब हुआ जो वॉयलेट है उसकी सबसे कम वेवलेंथ है और जो रेड है उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। तो जैसे जैसे यहाँ पे मूव कर रहे हो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ पे इधर को मूव कर रहे हो तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या है, वॉयलेट की जो देखो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और यहाँ पे रेड का वेवलेंथ ज्यादा है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है। इसका मतलब वेवलेंथ दैट इज हमारा लैम्डा से डिनोट करते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जहां पे वेवलेंथ मिनिमम है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, और जहां पे वेवलेंथ मैक्सिमम है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, ठीक है। अब आता है, ये तो हो गया वेवलेंथ की बात, लेकिन कलर की बात, कलर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ये हमने पढ़ लिया। तो कलर क्या क्या होगा हाँ, वेवलेंथ इंक्रीज इधर को हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट भी किधर को इंक्रीज हो रही होगी, इधर को इंक्रीज हो रही होगी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो हमारा क्या हुआ कि वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट भी ऐसे ही है। तो आपको याद रखना है कि कौन से कलर में मैक्सिमम है, कौन से कलर में मिनिमम है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, important topic of the chapter, most important topic, छोटा सा but important, that is principle of reversibility। ये हम क्या कहता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे लाइट आएगी जहां से भी वहां पे ही वापस चली जाएगी। अब माना जाए तो हमने जो फर्स्ट डे डायग्राम्स बनाई थी फर्स्ट पार्ट में, दैट इज एयर टू वाटर वाली मान लो, ठीक है, रेयरर टू डेंसर आ रही है, तो यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मीडियम डेंसर हो गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी। अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई है, लेकिन अगर यहाँ से, ठीक, अब अगर मैं इसे रिवर्सिबल कर दूं, यहाँ पे वाटर कर दूं, यहाँ पे एयर कर दूं, तो जैसे यहाँ से आ रही होगी ना रे, यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी, और फिर यही बन जाएगा, मतलब धीरे 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 अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर इसको हम ऊपर से जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ये कहता है कि इफ अ रे मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज sin I by sin R, ठीक है। बट अगर इसी रे को हम वी मूव फ्रॉम मीडियम टू वन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, दैट विल बी इक्वल टू sin R by sin R, ठीक है। अब इससे प्रूव करना है हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ को, छोटी सी डेरिवेशन लेंगे। अब देखो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी इक्वल है sin I बाय sin R के, ठीक है, sin I बाय sin R हमने ले लिया, ठीक है, सिंपल। अब ये sin I बाय sin R लिया है, और ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ क्या कहता है कि सेम रहेगा, तो ये वाला जो है ये भी हम यहाँ पे लेके आएंगे, पर इसको हम क्या करेंगे 1 बाय करके लेके आएंगे, sin R बाय sin I, ठीक है। अब sin I बाय R क्या है हमारा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और sin R बाय I क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये रिवर्सिबल आ गया हमारा, और ये हमारा प्रूफ हो गया द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। विद दिस मोस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स रह गए हैं, एक तो ग्लास स्लैब वाला जिसमें हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद एक थिक ग्लास
पतली सी स्लैब वाला बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है सबसे पहले कि एक ग्लास ब्लॉक से थ्रू हम रिफ्रैक्शन करवाने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने ग्लास ब्लॉक एक ले लिया है, ठीक है, सिंपल। यहां से रे आई, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर टू ग्लास, मतलब रेयर टू डेंसर। तो क्या होगा यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करना है आपने, ठीक है। फिर ये क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाएगी, ठीक है। जब टुवर्ड्स द नॉर्मल ये रे बेंड होगी तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में पाथ रे का क्या था, ऐसे था कुछ, पर ये आई कैसे, ये ऐसे आई क्योंकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब यहाँ पे फिर मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास टू एयर जा रहा है। यहाँ पे हम फिर से एक नॉर्मल को ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल और ड्रॉ किया। अब यहाँ पे इस टाइम पे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि रेयर डेंसर टू रेयर आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमने इंसिडेंट रे बनाई थी इसे इलोंगेट करेंगे इन डॉटेड लाइंस, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एंगल्स देखो, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्शन हुई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस मतलब बाहर निकलना, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस। एरोज इंपॉर्टेंट। अब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम कहने वाले हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इन द, एंड ये सारे हमारा हो गया। और एक और बात, जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये याद रखना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक टर्म आई तो इसके फैक्टर्स भी देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर आएगा थिकनेस ऑफ ब्लॉक। सिंपल, जितना ज्यादा ब्लॉक थिक होगा उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो क्या हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल से हम डिनोट करेंगे इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, मतलब ग्रेटर इज द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक ग्रेटर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या फर्क पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, इसलिए ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेटर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कितनी डेंसिटी है। अब ये देखो ये दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, थिकनेस ऑफ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम चीज है, लेकिन हम फिर भी करेंगे दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लास्ट जो पॉइंट है दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो मोर इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट लेस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी ही लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो कम होगी, इसलिए दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, ठीक। अब आज हमने जो पढ़ा था वॉयलेट एंड रेड वाला विबग्योर जो वर्ड पढ़ा था
इसका याद करने का एक सिंपल चीज बताते हैं। जो आज हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े उन सब के हिसाब से किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, ठीक है। वेव ग्योर के हिसाब से हमने, मैं फर्स्ट और लास्ट लेटर के बारे में बात करूंगी। V दैट इज वायलेट एंड R दैट इज रेड। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें हम 4 टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे, 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्पीड की। तो हमने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ किसमें ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है रेड की, तो स्पीड भी किसकी ज्यादा होगी, रेड की, और वायलेट की क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। फिर आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। स्पीड से क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनवर्स था, तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। वैसे ही वेवलेंथ स्पीड और वेवलेंथ सेम रहेंगे हमारे, वेवलेंथ ज्यादा रहेगी वायलेट रेड की, लेकिन लेस रहेगी वायलेट की। अब जो हमारे हमने अब पढ़ा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसमें हमने एक तो दो, हम तीनों चीजों से इसका पता लगा सकते हैं कि क्या है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अभी हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेटरल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, इसलिए इंक्रीज करेंगे, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है। और वैसे भी वेवलेंथ और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी अभी हमने पढ़ा कि इनवर्स रिलेशन होता है, डिक्रीज है तो यहाँ पे इंक्रीज आएगा, यहाँ पे इंक्रीज है तो यहाँ पे डिक्रीज आएगा। अब यहाँ तक हमारी रिवीजन भी हो गई वेव क्योर वाले टॉपिक की, किसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, किसका स्पीड ज्यादा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, किसका हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। अब लास्ट टॉपिक दैट इज मल्टीपल इमेजेस। इमेजेस, अब मल्टीपल इमेजेस कब बनेगी, एक प्लेन ग्लास प्लेट से। इसमें आपको सिर्फ डायग्राम करनी है, मल्टीपल या इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आप कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। एक ग्लास प्लेट बनानी है सिंपल से, यहाँ पे एक ग्लास प्लेट बनाई। अब यहाँ पे मैं एक लगाऊंगी लाइन, यहाँ से हमने सोर्स ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट में जो भी कह लो, लाइट को भेजा, ठीक है। यहाँ पे लाइट गई, अब यहाँ पे बना हमारा नॉर्मल, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो हो गई। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये सिल्वर्ड सरफेस है, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या आई, रिफ्लेक्ट आई, कि यहाँ पे क्योंकि सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रही है। फिर यहाँ से ऊपर देखो तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब पूरी रिफ्रैक्ट तो हुई नहीं, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी हो गई, फिर ये ऊपर आके रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये रिफ्रैक्ट हुई, थोड़ी सी जो नीचे रह गई, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे ऐसे आपकी डायग्राम बनती ही रहेगी जब तक आपका ग्लास खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसमें आप वो एरोज डाल लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे कि मैं इमेजेस तो मिली नहीं, इमेजेस मिलेंगी। इमेजेस ये देखो, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज यहाँ पे, थर्ड इमेज यहाँ पे, फोर्थ इमेज और नीचे, फिफ्थ इमेज उसके भी नीचे अगर कोई बनेगी, अगर यहाँ से फिर आगे जाएगा तो सबसे पहले तो यहाँ की जो ये सारी रेज है वो पैरेलल जाएंगी। और ये जो इमेजेस फॉर्म होंगी ये ABCD हम इसे मान कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो B नंबर वाली इमेज है, मतलब सेकेंड इमेज जो फॉर्म हुई है, दैट इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट इमेज, उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है। उसका रीजन, व्हाई इज द सेकेंड इमेज द मोस्ट ब्राइटेस्ट, द ब्राइटेस्ट वन, तो the second image is the brightest because it suffers the first strongest reflection
strongest reflection from the silvered surface. अब लिखोगे तो एक इमेज तो ये वाली बन रही है, दिस इज द ए इमेज एंड दिस इज द बी इमेज, और यहाँ पे सी डी ई, ठीक है। तो ये जो बी वाली है, दिस इज द वेरी फर्स्ट इमेज जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो सिल्वर सरफेस पे हुई है, इसलिए ये ब्राइटेस्ट है, वरना क्या हुआ था, ग्लास सरफेस पे हुई थी। और ये फर्स्ट इमेज है जिसकी सिल्वर पे हुई है, इसलिए ये ब्राइटेस्ट है। उसके बाद जो भी सिल्वर पे हुई है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस पे डिक्रीज होती चली जाएगी। And with this, we complete the A part of the chapter, that is refraction. अब next video में we will be starting with part B. Part B थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, completely जल्दी finish हो जाएगा, concepts हमारे basic strong हो चुके हैं। So I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching and don't forget to like, share, subscribe and comment down all your queries. I'll see you guys in the next one. Bye.